नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान। मैं हाजिर हूं अपना खास कार्यक्रम खबर की तह तक लेकर। रोजाना की तरह इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, तमाम अहम खबरों की तह तक जाएंगे अपने ब्यूरो हेड्स के जरिए, अपने साथियों के जरिए। लेकिन उससे पहले खबरें अभी तक की पूरी टीम की तरफ से आप तमाम दर्शकों को जन्माष्टमी के पावन पर्व पर खूब सारी मुबारकबाद पेश करते हैं। तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पहले आज हिसार में आज जन संवाद कार्यक्रम का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जन संवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन आज सतरौड़ में खास गांव से होगी शुरुआत। सतरौड़ खास गांव से आज दूसरे दिन के जन संवाद कार्यक्रम का आगाज होगा। वहीं दोपहर बाद मिर्जापुर और शाम को बहबलपुर में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हिसार में सीएम के जन संवाद कार्यक्रम का आज दूसरा दिन। अहम अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर जनसंवाद कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है हिसार में। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आज सतरौड़ खास गांव से होगी जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत। कल भी बड़ा एक्शन किया मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान। जिला खेल अधिकारी हिसार कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए थे, जिन्हें सस्पेंड किया मुख्यमंत्री ने। मौके पर ही अपने इस खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री समस्याओं का निपटारा करते हैं। तमाम संबंधित अधिकारी उनके साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आज हिसार में मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम का दूसरा दिन। सतरौड़ खास गांव से आज मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन की शुरुआत करेंगे। शाम को बहबलपुर गांव भी जाएंगे। दोपहर बाद एक और गांव में जाकर जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे मुख्यमंत्री। ये बड़ा अपडेट है आज मुख्यमंत्री के दौरे के हवाले से। हिसार दौरे पर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल। देख रहे हैं हिसार की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री ने मुहिम शुरू की है कि गांव में जाकर लोगों से सीधे मुलाकात करते हैं, उनसे रूबरू होते हैं और फिर लोगों की समस्याओं का निपटारा मौके पर ही करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल हिसार में चल रहा है मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम। आज मुख्यमंत्री के इस खास कार्यक्रम का दूसरा दिन है। आज सतरौड़ खास गांव से मुख्यमंत्री शुरुआत करेंगे जनसंवाद की। और हमेशा की तरह हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथी, हमारे ब्यूरो हेड्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं चंडीगढ़ से। तो खबरों की तह तक जाएंगे हम अपने साथियों के जरिए। फिलहाल हम आपको ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं हिसार के हवाले से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार के दौरे पर हैं। आज दूसरा दिन है जबकि मुख्यमंत्री अपने जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो हमारे दोनों साथी हमारे साथ बने हुए स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का रुख यहाँ करेंगे। जितेंद्र, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये बेहद महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जनसंवाद, उनका ये ख्वाब था कि इस कार्यक्रम के जरिए सीधे गांव वालों से जुड़े मुख्यमंत्री, उनके और लोगों के बीच में कोई बैरियर, कोई बाधा ना हो और सीधे उन्हीं के मुंह से उनकी समस्याएं सुनकर मौके पर उनका निपटारा करें। तो आज हिसार में उनके जनसंवाद का दूसरा दिन है। इस खबर को कैसे समझें जितेंद्र? ये बिल्कुल मुमताज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए की गई थी और इसका उद्देश्य था लोगों के बीच में जाकर के उनसे सीधा जनसंवाद करने को लेकर के। और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री का हिसार 3 दिवसीय जनसंवाद का जो दौरा है वो शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है। आज जिस तरीके की जानकारी आपने भी दर्शकों को दी कि किस प्रकार से जो गांव के अंदर जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर के जो शुरुआत है वो मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। मौके पर ही समस्याओं का निपटान करने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद के अपने इन तमाम कार्यक्रमों के मार्फत करते हुए नजर आते हैं। लोग उनसे मिलते हैं, अपनी समस्याओं को वहां पर रखा जाता है। गांव से जुड़ी जो समस्याएं हैं, चाहे वो गांव की फिरनी को लेकर के हो या फिर गांव के अंदर आम समस्याओं को लेकर के हो, गंदगी को लेकर के हो या फिर जो भी समस्याओं से लोग जो है दो चार हो रहे हैं, उनसे मुख्यमंत्री सीधा संवाद करते हैं। इस मौके पर तमाम अधिकारी भी मौजूद रहते हैं और अधिकारियों को तुरंत समस्याओं के निपटान को लेकर के आदेश दिए जाते हैं। कुछ समस्याएं मुमताज ऐसी भी होती हैं जिनके निपटान को लेकर के ज्यादा वक्त लग सकता है और ऐसी स्थिति में वे ठंडे बस्ते में ना पड़ी रह जाए। मुख्यमंत्री की तरफ से यह भी शुरुआत की गई है कि उन्हें सीएम विंडो पोर्टल के अंदर ही इसको लेकर के प्रावधान किया गया है
और इस प्रकार की शिकायतों को वहां पर जो है रजिस्टर किया जाता है और लोगों तक ये बात पहुंचाई जाती है कि उनकी समस्या का समाधान हो चुका है या फिर अभी क्या प्रोसेस चल रहा है। इसको लेकर के भी अभी तक जो लगातार जो शिकायतें हैं, हजारों की तादाद में इस प्रकार की जो शिकायतें हैं, जो समस्याएं हैं, वो मुख्यमंत्री के समक्ष आई है और उनके निपटान करने को लेकर के जो अधिकारियों को आदेश है या संबंधित विभाग है उनसे लगातार फॉलो अप लेने का काम भी किया जाता है। जितेंद्र, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? वो जो लोग जुड़ते हैं मुख्यमंत्री के साथ इस कार्यक्रम के जरिए, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? अब तक कैसा रिस्पॉन्स मिला है मुख्यमंत्री को अपने इस खास प्रोग्राम का? देखिए, मुख्यमंत्री से कई दौर पर हमने ये जानकारी भी ली है, बातचीत भी की है। उनका यही कहना होता है कि लोग जो है जो सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं, चाहे वो परिवार पहचान पत्र भले ही विपक्ष के टारगेट पर रहता हो, विपक्ष से बंद करने की बात कर रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री हाथ खड़े करवा करके लोगों से ये फीडबैक लेते हैं कि परिवार पहचान पत्र को लेकर के जो योजनाएं हैं उनका फायदा क्या घर बैठे मिल रहा है, किसी प्रकार के आवेदन की आवश्यकता लोगों को नहीं होती। इसी प्रकार से एक जानकारी जिस प्रकार से जनसंवाद के जरिए ही लोगों को समक्ष मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है कि करीब 80,000 लोग और हैं जिन्हें बुढ़ापा पेंशन जिनकी शुरू की जानी है, परिवार पहचान पत्र के जरिए ही ये हो पा रहा है और एक क्लिक में उन तमाम लोगों को इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से जो तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो स्वामित्व योजना हो जिसको लेकर के लोगों का फीडबैक मुख्यमंत्री लेते नजर आते हैं, ई टेंडरिंग की जो शुरुआत मौजूदा सरकार की तरफ से की गई है, इसका विरोध कुछ एक जगह जरूर देखने के लिए मिला, लेकिन अभी जिस प्रकार की जानकारी है उसके मुताबिक 6,000 के करीब गांव जो हैं वो इसके समर्थन में है और विकास कार्यों को करा रहे हैं। गांव के बीच जब मुख्यमंत्री होते हैं तो इसका फीडबैक लेने का काम भी लोगों से करते हैं, ग्रामीण लोगों से करते हैं, साथ ही साथ जो सरपंच है, क्योंकि ये भले ही हो सकता है कि एक गांव के अंदर मुख्यमंत्री जो है इस प्रकार से जनसंवाद करते हो, लेकिन जो गांव के जो अलग अलग गांव के जो सरपंच है उनके साथ बैठ करके अलग से संवाद करने का काम भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाता है। जी जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। एक अहम खबर का रुख करेंगे हम यहाँ पर और फिर उसके बाद आपसे जानेंगे कि उस खबर की गहराई क्या हो सकती है। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर का एक अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस जल्द ही सेफ सिटी परियोजना की शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में ये एक अहम कदम है। रोहतक और गुरुग्राम से होगी इस परियोजना की शुरुआत। कानून और व्यवस्था के साथ साथ महिलाओं को सुरक्षित माहौल देंगे। इस परियोजना के तहत एक हफ्ते में आमजन की शिकायतों के निपटान के बाद फीडबैक लेने का भी काम किया जाएगा। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने ये तमाम बातें कही। पहले सुनते हैं डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने इस हवाले से क्या कुछ कहा, उसके बाद अपने स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का रुख एक बार फिर करेंगे। आइए सुनते हैं। रोहतक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये फैसला हमने किया है कि रोहतक को और एक गुड़गांव को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सेफ सिटी कैंपेन हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको हम जितने भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं उनको प्लान करके और महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर बनाने का एक प्रयास इन 2 शहरों में करेंगे और स्टेबलाइज होने के बाद फिर बाकी सब जिलों में, बाकी शहरों में उसको रोल आउट किया जाएगा। इस खबर पर भी हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ बने हुए, उन्हीं का रुख करेंगे। जितेंद्र, जब डीजीपी शत्रुजीत कपूर की नियुक्ति हुई तब ये लग रहा था कि जितनी डायनेमिक उनकी शख्सियत है और जो उनका खास अंदाज है काम करने का, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का, तो जल्द ही कुछ ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस होंगी और ये इनिशियल ले लिया गया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। गुरुग्राम और रोहतक 2 शहरों को उन्होंने चुना है। महिलाओं को खास तौर पर सेफ फील कराने के लिए सेफ सिटी मुहिम की शुरुआत की गई है। इस खबर को कैसे समझेंगे जितेंद्र? क्या है ये मुहिम, क्या ये स्कीम है, क्या क्या होगा लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर? इसमें देखिए, डीजीपी शत्रुजीत कपूर कल रोहतक में थे और रोहतक में उनकी तरफ से एक ये शुरुआत की गई है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर के और महिलाओं को, बेटियों को जो है अपराध से बचाने को लेकर के और जो घटनाएं उनके साथ होती हैं उनसे बचाने के लिए, ताकि एक सेफ माहौल दिया जा सके। इसीलिए इसका नाम सेफ सिटी अभियान के तौर पर रखा गया है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर की तरफ से बताया गया है कि वे इन 2 शहरों के अंदर पायलट प्रोजेक्ट चलाएंगे। इन 2 शहरों के नाम हैं गुरुग्राम और रोहतक, जहां पर
महिलाओं को सेफ फील कराने के लिए जो महिला पुलिसकर्मी है उन्हें सादी वर्दी के साथ ऐसी जगहों पर जो है ड्यूटी लगाई जाएगी जहां पर इस प्रकार के एरिया रहते हैं, जहां पर मॉब या फिर युवा जो है वो इकट्ठा होते हैं, मनचले जो लोग हैं वो जो है किसी प्रकार की छेड़छाड़ को अंजाम देते हैं, वहां पर महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि इस प्रकार के जो लोग हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके और कानूनी कार्यवाही की जा सके। साथ ही साथ जो कैब ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, उनके साथ भी संवाद किया जाएगा ताकि एक मैसेज जो है इस प्रकार का भी दिया जा सके ताकि जो घर से निकलने वाली युवतियां हैं, जो बेटियां हैं, वो पूरे तौर पर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के सड़कों तक सेफ फील कर सके। इसकी शुरुआत इसीलिए की गई है। पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी, जो इस प्रकार के जो एरिया है वहां पर खास नजर रखने को लेकर के ड्यूटी लगाई जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट अभी रोहतक और गुरुग्राम में चल रहा है, हालांकि इसके अलावा भी जो दुर्गा शक्ति पुलिस है, हमने देखा है कि उसकी तरफ से भी लगातार इस प्रकार के लोगों पर अंकुश लगाया जा रहा है। लेकिन शत्रुजीत कपूर के काम करने का अलग ही तरीका है। एंटी करप्शन ब्यूरो में भी हमने देखा है कि वे किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो इस पायलट प्रोजेक्ट को केवल आमतौर पर पुलिस की जो घोषणाएं होती है, जो सुरक्षा देने की बात कही जाती है, उस तौर पर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उन्होंने इसके लिए खुद रोहतक में जाकर के जो बैठक है वो की है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा जितेंद्र। संजीदगी डीजीपी शत्रुजीत कपूर की इसी बात से समझी जा सकती है कि उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि न सिर्फ इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा, यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उसका फॉलो अप भी लिया जाएगा, उसका फीडबैक भी लिया जाएगा। यहाँ हम खबर की तह तक जाएंगे एक और अगली अहम खबर के। हिमाचल प्रदेश से ये अहम खबर है। हिमाचल प्रदेश की कर्मचारी राजनीति गर्मा गई है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की सरदारी को लेकर हलचल मची है। प्रदेश महासंघ के चुनाव का ऐलान 9 सितंबर को कर दिया गया। एचपीयू सभागार में नए अध्यक्ष और कार्यकारिणी का चुनाव होगा। अध्यक्ष पद की रेस में कई कर्मचारी नेता, पुरानी पेंशन बहाली में सक्रिय रहे नेताओं की भी दावेदारी है। हिमाचल में कर्मचारियों के सबसे बड़े संघ के एनजीओ फेडरेशन, जिस महासंघ को सरकार मान्यता देती है, उसे मिलता है राज्य सचिवालय में दफ्तर। तो प्रदेश महासंघ के चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। इसी पर हमारे साथी प्रदीप ठाकुर बने हुए हैं। प्रदीप हमारे ब्यूरो हेड शिमला से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, कैसे जाएंगे इस खबर की तह तक? हिमाचल में कर्मचारियों को लेकर राजनीति गर्मा गई है और मुझे लगता है कि अब ये सिलसिला थोड़ा लंबा चलने वाला है, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही। बिल्कुल मुमताज, देखिए हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहता है और चाहे वो चुनाव का वक्त हो या फिर बाकी भी कोई ऐसा विषय हो, कर्मचारी सबसे बड़े सेक्शन के तौर पर जाने जाते हैं। और इसी में से जो सबसे बड़ा कर्मचारी संगठन जिसे सरकार भी मान्यता देती है वो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ है। हालांकि हर सरकार में देखा गया है कि जो उस वक्त की सरकार होती है उसके फेवर के, उसके पक्ष के कर्मचारी नेताओं को या कर्मचारी महासंघ है उसको सरकार मान्यता देती है और उनके साथ ही जेसीसी यानी संयुक्त समन्वय समिति की मीटिंग होती रही है जो कर्मचारियों के मुद्दों को सरकार के समक्ष रखती है। तो ऐसे में इस बार जो है हम कह सकते हैं नया चीज होने वाली है वो है जो पूर्व में यानी जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी उस वक्त एक न्यू पेंशन की जो एसोसिएशन है, एम्प्लॉय एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन बनी। उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली के लिए जोरदार तरीके से अपनी आवाज उठाई, आंदोलन हुए और उसका असर ये रहा कि तब कांग्रेस ने पुरानी पेंशन देने का वायदा किया और उसको अब पूरा भी किया है। लेकिन वही एसोसिएशन अब एनजीओ फेडरेशन में कन्वर्ट हो गई है। हम ये कह सकते हैं कि इनका जो सोशल मीडिया में भी अकाउंट पहले एनपीएस से चलता था, अब वो एनजीओ फेडरेशन के नाम से चलना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं अगली मुहिम अब यही है कि जो एनजीओ फेडरेशन है यानी जो राजपत्रित कर्मचारी महासंघ है उस पर अब कब्जा किया जाना है और उसको लेकर जिला की जो कार्यकारिणी वो पहले ही गठित हो चुकी है और अब नजर है जो 9 सितंबर को प्रदेश स्तर की जो कार्यकारिणी जो है वो गठित होने वाली है को, तो उसमें ये चुनाव होने वाले हैं और इसमें दावेदार हालांकि खुलकर अभी बाहर नहीं आए, लेकिन जो प्रमुखता से नाम चल रहे हैं उसमें प्रदीप ठाकुर एसोसिएशन के वर्तमान में भी प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनका नाम प्रमुखता से चल रहा है। कुछ और कर्मचारी जो कांग्रेस माइंडेड कर्मचारी हैं, कर्मचारी नेता हैं, उनके भी नाम चल रहे हैं, लेकिन दावेदारी उन्होंने नहीं जताई है। अब देखना ये होगा कि जिस दिन चुनाव होंगे 3 और बड़े नाम कौन आ सकते हैं। यही वो संगठन होगा जो बाद में जिसका दफ्तर राज्य सचिवालय में होगा और हिमाचल प्रदेश के 80% कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि जितने भी क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉइज हैं और क्लास 3 एम्प्लॉइज हैं
वो इस एसोसिएशन के अंदर आते हैं। हालांकि बाकी जो एसोसिएशन है जिसमें IAS एसोसिएशन अलग होती है, HAS एसोसिएशन अलग होती है, गजेट ऑफिसर एसोसिएशन अलग होती है, लेकिन जो बाकी कर्मचारी होते हैं क्लास 3 क्लास 4 के का एक ये बड़ा मुद्दा होता है। बाकी हिमाचल में देखा गया है कि अराजपत्रित कर्मचारी की सरकारी को लेकर पॉलिटिक्स रही है। जो नाराज हो जाते हैं वो अलग से गुट बनते हैं और फिर अलग से अपनी पैरवी करना शुरू कर देते हैं, यानी समानांतर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ बनाना शुरू करते हैं। लेकिन जब सरकार की मान्यता मिलती है तो फिर उसी महासंघ के साथ बाकी कर्मचारी भी जुड़ जाते हैं। पिछली बार की अगर बात करें, जब जयराम ठाकुर थी तो अश्वनी ठाकुर जो जिला मंडी से ताल्लुक हैं, उनके ही विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक है, वो एनजीओ फेडरेशन के अध्यक्ष थे और उनके साथ ही JCC तब हुई। और अभी भी हम कह सकते हैं कि अनऑफिशियली वो संगठन अभी जी लेकिन ठीक है। प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, आप बने रहे हमारे साथ। अब हम यहाँ उत्तराखंड का रुख करेंगे। उत्तराखंड में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और ये खबर परेशान करने वाली है। लगातार हो रही मौत से स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन में डेंगू का मुद्दा गूंजा है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पाए थे डेंगू को लेकर। सदन में मुद्दा उठने के बाद आज सभी जिलों को गाइडलाइन जारी की गई है। डेंगू की रोकथाम के लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं। निजी अस्पतालों में भी डेंगू के मरीजों के लिए 30% बेड रिजर्व रखे जाएंगे। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली देहरादून से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करें। राव शफात, मानसून सत्र के दौरान डेंगू का मामला उठा, विपक्ष ने जैसे की उम्मीद थी डेंगू के मामले को उठाया, क्योंकि लगातार डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ रही है उत्तराखंड में। सरकार के पास कोई जवाब विपक्ष के सवालों का नहीं था, लेकिन अब तमाम जिलों के लिए एडवाइजरी जारी की गई डेंगू को लेकर सरकार की तरफ से। किस तरह की एडवाइजरी, इस खबर की तह तक कैसे जाएंगे राव शफात? मुमताज, डेंगू का प्रकोप उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा है, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और जो मौत के आंकड़े हैं मुमताज, वो दहशत में डाल रहे हैं और चौंकाने वाले हैं। देखिए, सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें, जो कल सदन में सवाल उठा था, अल्पसूचित प्रश्न था, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों विधायकों ने सवाल पूछे थे स्वास्थ्य मंत्री से। तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से उन्होंने कहा था कि 746 केस अभी हैं उत्तराखंड में। हालांकि कुछ लोग उसमें ठीक हो चुके हैं, इसके साथ ही जो 5 मौतें हुई हैं, लेकिन ये 1 सितंबर तक का आंकड़ा था मुमताज। मंत्री जब जवाब दे रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री, तो वो इस सवाल पर गिर गए, क्योंकि जब विपक्ष ने पूछा, भुवन चंद कापड़ी ने, उन्होंने कहा ये तो आप 1 सितंबर तक का आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन इसके बाद तो आज 6 सितंबर तक हो गई, यानी कल की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब तक तो 400 केस और ज्यादा बढ़ चुके होंगे और मौत भी हो चुकी होगी। तो खैर, जो सरकारी आंकड़ा है उसके हिसाब से स्वास्थ्य मंत्री जवाब दे रहे थे, उनको आगे के आंकड़े पता नहीं था, वो इस पर कह रहे थे कि जानकारी लेकर के देंगे। तो ये हाल है स्वास्थ्य मंत्री के, धन सिंह रावत के, सदन के अंदर। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो जिला प्रशासन की टीम है वो लगी हुई है कि किसी भी तरह इस डेंगू के प्रकोप को रोका जाए। जो स्वास्थ्य सचिव हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री भी औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे एक अस्पताल में, और इसके साथ ही जो जिला अधिकारी हैं वो भी औचक निरीक्षण के लिए जब पहुंचे अस्पताल में, तो निजी अस्पतालों का हाल देखिए कि वहां पर ना तो आइसोलेटेड बेड था, ना कोई सुविधा थी, ना कोई लैब की इतनी सुविधा थी। तो इसको लेकर के जिला अधिकारी जो सोनिका है वो नाराज नजर आए और उन्होंने कनिष्क हॉस्पिटल और CMI हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया है। तो अब एक एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि जब सदन में सवाल उठा तो राज्य सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि तमाम जितने भी निजी अस्पताल हैं वो 30% बेड रिजर्व रखेंगे, आइसोलेटेड वार्ड रखेंगे, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है उन गरीब लोगों के लिए जिनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं है और आयुष्मान कार्ड से अस्पताल इलाज नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी का सबब इस वक्त बना हुआ है। सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं है, फुल है सरकारी अस्पताल, लेकिन जो निजी अस्पताल है वहां पर मरीजों से ज्यादा चार्ज किया जाता है। हालांकि इसके लिए भी एक एक्शन लिया गया था। इस पर भी जो सचिव है, स्वास्थ्य सचिव, उन्होंने निर्देश दिया था कि जो एक लिमिट है यानी इलाज की, उसी निर्धारित पैसे पर इलाज किया जाए। अब स्वास्थ्य मंत्री से जब सदन में इस पर भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तमाम व्यवस्थाएं करने की वो कोशिश कर रहे हैं, अगर कहीं इलाज ऐसा नहीं है तो वो सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए जो दूरस्थ के इलाके हैं जहां पर शहर नहीं है तो वहां से एयर लिफ्ट करके भी मरीजों को बड़े अस्पतालों में लाया जा रहा है। राव शफात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमें दी। आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच हम पंजाब से एक अहम और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इंडिया गठबंधन पर पंजाब में अलग अलग राह पर हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं।
राज्य में आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को प्रताप सिंह बाजवा ने सिरे से नकार दिया है। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सोशल मीडिया पर गठबंधन के साथ को नकार दिया है। पंजाब कांग्रेस कैडर आगामी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के मूड में नहीं है, ये कहना है प्रताप सिंह बाजवा का। तो ये बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है। इसी के साथ अपने विपक्षियों को भी मौका दे दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने पंजाब कांग्रेस कैडर आगामी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के साथ किसी किस्म के गठबंधन के मूड में नहीं। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गठबंधन को लेकर कुछ कहा था, वो भी आपको सुनाते हैं। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਲਿਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੱਲੇ ਲੜੀ 13% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਆਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਿੱਤਣ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की कोई बात नहीं हुई है और ये सब अफवाह हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का फैसला हाईकमान लेगा और आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी पंजाब की 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सुनते उन्होंने क्या कहा। आम आदमी कह रही है कि हमने लड़ना, तो ये उनकी पार्टी है, उन्होंने अपनी बात रखनी है, हमने अपनी बात रखनी है, इसमें हमें क्या ऐतराज है। अभी जिस प्रकार की मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जिस प्रकार कांग्रेस ने मेरे को कहा है, हम 13 की 13 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं कि आपने अपने उम्मीदवारों के हमें कुछ ना कुछ नाम, कौन कौन से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, इस प्रकार की अभी तैयारी है। अभी ये कोई तैयारी नहीं है, हमें तो कहा है कि 13 की 13 सीटों पर अपने नाम बताइए। और पंजाब के हवाले से इस बेहद अहम खबर पर मेरी साथी हरसिमरत पॉल मेरे साथ बनी हुई हैं, जो इस खबर की तह तक हमको लेकर जाएंगी। हरसिमरत, पंजाब में तो कंफ्यूज कर दिया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही। बड़े पैमाने पर गठबंधन के साथी बनते हैं दोनों, अपने सियासी दुश्मनों को भी कंफ्यूज कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने कैसे समझे इस खबर को, आम आदमी पार्टी और पंजाब दोनों ने ही आगामी इलेक्शन साथ लड़ने को लेकर बिल्कुल कश्मकश की स्थिति पैदा कर दी है। आपको क्या लगता है हरसिमरत? नेशनल लेवल पर इंडिया का गठजोड़ हुआ है, उसके बाद जो क्षेत्रीय पार्टी है या हम कहें कि रीजनल इसमें राज्यों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि देखा जा रहा था कि सीटों की दावेदारी जो थी वो बांटने की बात आ रही थी। और अगर पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी फिलहाल सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है। वहीं विरोधियों ने भी निशाने साधने शुरू कर दिए थे, पर अगर कांग्रेस की बात करें तो खुलकर सामने आ गए हैं। बीते दिन की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह साफ कर दिया कि हम लोग जहां जहां भी चुनाव लड़े हैं वहां पर हमारी प्रतिशत भी अच्छी आई और जहां जहां सरकार है वहां पर हम सरकार चलाना भी जानते हैं और सरकार को किस तरह से जिताना है ये भी जानते हैं। तो इसके बाद वार पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ है। विरोधी पक्ष के जो नेता हैं, एलओपी की बात की जाए प्रताप सिंह बाजवा, तो उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी उतावली हो गई है कांग्रेस से गठजोड़ करने के लिए, जबकि हम अभी ऐसा नहीं चाहते हैं। वहीं राजा वड़िंग जो है वो प्रदेश कांग्रेस के प्रधान है और उनका कहना है कि अभी हमें तक ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शंस ऊपर से नहीं आई है, दिल्ली हाईकमान ने नहीं बताया है, तो हम नहीं चाहते। फिलहाल अगर इससे पहले की बात की जाए तो वित्त मंत्री है पंजाब के हरपाल चीमा, उन्होंने ये बात कही थी कि हमने सभी मतभेद भुला करके एक दूसरे के साथ गठबंधन किया है और अब पंजाब में भी वो गठबंधन का असर दिखाई देगा। वहीं अगर पर्यटन मंत्री की बात की जाए तो अनमोल गगन मान ने ये साफ कर दिया जब बीते दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कि नहीं, ऐसा कोई गठबंधन जो है अभी नहीं है और हम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है पेचीदा होती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ अगर बात की जाए तो नेशनल लेवल पर ये पार्टियां इकट्ठी दिखाई देती हैं, पर अगर राज्यों की बात की जाए, क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर ये पार्टियां अलग अलग सुर अलापती नजर आ रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का जो बयान है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हम अपने आप अकेला सरकार बनाना भी जानते हैं और चलाना भी जानते हैं। फिलहाल
अब जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिस तरह हमने प्रताप बाजवा की देखी, राजा वेडिंग की देखी, तो इसमें किस तरह से रहने वाला है ये भी चीज जो है हमें थोड़ा देखना होगा कि फिलहाल इन चीजों पर क्या कुछ और निकलकर सामने आएगा। जी हरसिमरत, ठीक कहा आपने, ये सियासत है, यहाँ कोई किसी का ना तो स्थायी दोस्त है ना कोई किसी का स्थायी दुश्मन है। और फिलहाल जो सूरत हाल पैदा की है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पंजाब में, अपने तमाम सियासी दुश्मनों को भी, अपने तमाम सियासी जो उनके मुकाबिल है उनको भी पैगाम साफ तौर पे दिया है कि अभी तो साथ चलना है, समंदर की मुसाफत में किनारे पर ही देखेंगे किनारा कौन करता है। बहुत शुक्रिया हरसिमरत, इस जानकारी के लिए आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगी। अपने स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का भी, उन्होंने खबर की तह तक जाने में हमारी मदद की। प्रदीप ठाकुर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राव शफात अली, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में तमाम अहम खबरों की तह तक जाने के लिए।